Welcome dear students, welcome to the Path online tutorials. Dear students, as in the last tutorials, we had started with our disease cancer. Cancer में हमने mainly कुछ new terms पढ़ी थी. They were tumors, a bunch of affected cells are known as tumors. Then the difference between the normal cells and the cancerous cells. Then the property of cancerous cells that is metastasis. क्या कि वो इन्वेड कर कर स्प्रेड हो जाएंगे. ठीक है, कहीं पे भी दूसरे टिश्यू के पास जाकर इन्वेड होकर और स्प्रेड हो जाएंगे. And next we did in the last was the carcinogens. That is what are the cancer causing agents. ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टार्ट करेंगे डायग्नोसिस and treatment of cancer. Diagnosis and treatment of cancer. सबसे पहले डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है. कैसे, क्यों? देखो क्या होता है कि जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि कैसे पता लगे हमें कि हाँ जी, कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो डिजीज है हमारी बॉडी में वो कैंसर ही है या नहीं है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डायग्नोसिस. डायग्नोसिस मतलब वी हैव टू फाइंड आउट हाउ या विच इज द डिजीज विच इज स्प्रेडिंग एंड फिर उसके बाद जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे. तो सबसे पहले क्या है कि डायग्नोसिस इट इज वेरी एसेंशियल. ठीक है, वेरी एसेंशियल. ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा. तो इट इज वेरी एसेंशियल. फिर क्या होता है कि वो भी बहुत अर्ली स्टेज पे जरूरी है. अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन होगा तभी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं टू स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो वेरी एसेंशियल टू डायग्नोज एट अर्ली स्टेजेस. सो टू फाइंड आउट precautions. So to find out the treatment and prevent from spread. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं. तो वी कैन डायग्नोज ब्लड, we can diagnose tissues, we can diagnose internal organs. तो हम ब्लड की हेल्प से, टिश्यूज की हेल्प से और इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्प से हम डायग्नोज कर सकते हैं कैंसर को. तो अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो अगर ब्लड है तो ब्लड में तो ब्लड टेस्ट हो जाएंगे हमारे. ठीक है, जिसमें हम we basically see the platelet count, the RBCs count and the WBCs count. ठीक है, अब अगर टिश्यू है तो टिश्यू के लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे. टिश्यू के लिए वी विल परफॉर्म बायोप्सी. ठीक है, इन बायोप्सी में हम एक चीज का ध्यान रखेंगे बेटा. एक वर्ड होता है बायोप्सी और एक वर्ड होता है ऑटोप्सी. जो बायोप्सी होता है दैट इज अगर हमें लिविंग टिश्यू की डायग्नोसिस करनी है फॉर लिविंग टिश्यू तो हम क्या करेंगे, बायोप्सी. और ऑटोप्सी में हमने क्या करना है, फॉर डेड टिश्यू. ठीक है, अगर डेड टिश्यू को हमें एग्जामिन करना है तो ऑटोप्सी. लेकिन हम यहाँ पे ऑटोप्सी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोप्सी जिसमें हम लिविंग टिश्यू को एग्जामिन करेंगे. ठीक है, अच्छा. प्लस क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं दे अंडरगो वेरियस हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा आपको पता ही है. हिस्टो का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज है ना. तो हम टिश्यूज की टेस्टिंग करेंगे. ठीक है, इसमें हम कैसे करेंगे, ये वाला जो टेस्ट होता है इसे हम बोलते हैं कट, स्टेन एंड एग्जामिन. कट, स्टेन एंड एग्जामिन. देखो कैसे, सपोज करो मेरे पास ये एक टिश्यू था. अब इस टिश्यू को मैं क्या करूंगी, इसको कट करेंगे. तो पहला मेथड क्या है, कट. तो अब हम इसको कट कर लेंगे ऐसे डिफरेंट थिन स्लाइसेस में. अब यही जो हमारे कट स्लाइसेस होते हैं
द कट स्लाइसेस ऑफ टिश्यू, हम इसको क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग इट एंड देन हम उसकी स्टेनिंग करेंगे। कोई भी स्टेन या डाई जो भी अप्रोप्रिएट होता है वो हमारा पैथोलॉजिकल डॉक्टर जो होता है, पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में वो एग्जामिन क्या करेगा कि जो हमारे टिश्यूज हैं वो प्रॉपर मैनर में ही ग्रो हो रहे हैं या नहीं, या वो एबनॉर्मल ग्रो हो रहे हैं, या व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टिश्यू। तो एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, क्या कि कैसे टाइप ऑफ चेंजेस जो हैं वो टिश्यू में हो रहे हैं। तो दिस इज डन बाय द हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट स्पेशली फॉर द टिश्यूज। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पता ही है, अच्छा आपके साथ मैं एक टाइप ऑफ कैंसर डिस्कस करती हूँ जिसे हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आपको पता होना चाहिए, इट इज नोन एज ब्लड कैंसर। ये क्या है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है, इसमें इसके अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे ग्रो इन नंबर। ठीक है, तो उनका जो नंबर है तो होता है वो एबनॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स का ग्रो हो जाता है एंड इट इज नोन एज तो ल्यूकीमिया। तो इट इज नोन एज ल्यूकीमिया, द ब्लड कैंसर। ठीक है, इसमें बेसिकली हम डायग्नोज क्या करते हैं? ब्लड सेल्स को। वी सी द साइज एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लड सेल्स एंड मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके एबनॉर्मल इंक्रीज के कारण इट लीड्स टू ल्यूकीमिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर सपोज करो हमें इंटरनल ऑर्गन्स को टेस्ट करना है या इंटरनल ऑर्गन से हमने डायग्नोसिस करना है, तो फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स हम कैसे करेंगे? फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? तो हम सबसे पहले हमारे पास तरीके हैं रेडियोग्राफी। नंबर 1 रेडियोग्राफी, नंबर 2 सीटी स्कैन, नंबर 3 एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई अभी जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हम फुल फॉर्म भी करेंगे। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये रेडियोग्राफी हो गया। तो ये कुछ हमारे टेस्ट होते हैं थ्रू विच वी कैन डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे कि हम इंटरनल ऑर्गन्स को डायग्नोज कर सकते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्प से हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रेडियोग्राफी में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, तो वी यूज एक्स रेज। हम क्या यूज करेंगे? एक्स रेज, जिससे कि हमें इमेजेस मिलेंगी। वी गेट द इमेजेस इन 2D फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है। फिर जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटेड। कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं ना, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? 3D इमेज बनाएंगे बेटा, 3D इमेजेस बनाते हैं और हमारे पास बहुत सारी इमेजेस होते हैं। वी हैव अ बंच ऑफ इमेजेस, है ना, बंच ऑफ इमेजेस। 2D में मतलब हमारे पास बहुत कम होता है इन्फॉर्मेशन, बट 3D इमेजेस में वी हैव द बंच ऑफ इमेजेस एंड वी कैन रियली इमेजिन या एग्जामिन इट वेरी केयरफुली। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जो एमआरआई होता है हमारा, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एमआरआई में क्या होगा कि वी यूज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। हमने पहले भी पढ़ा था ना, तो वी यूज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो फिर क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं जो भी हमारे ब्लड के अंदर या जो भी हमारे सेल्स के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे। सो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस।
ठीक है। और एक और चीज कि जो जैसे सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में क्या होता है कि जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, नो डाउट, लेकिन हम इसके अंदर भी एक्सरेज को यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज एक्सरेज एंड उसमें एक्सरेज की हेल्प से ही हम उसको 3D इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करना कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नॉट, तो वो इजिली डायग्नोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारा अबाउट द ट्रीटमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। अब भाई इतनी डेडली डिजीज है, ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब अर्ली डायग्नोसिस हो, उसके बाद चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी होता है, इसमें कॉन्टिन्यूसली क्या किया जाता है कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, जैसे ये हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है। बम्बार्डमेंट मतलब फेंकी जा रही है रेडिएशंस, जिससे कि ये इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। इट इज, अब यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं, एनसीईआरटी भी यूज करेगी, रेडिएशंस आर डन, या रेडिएशंस फॉल ऑन ट्यूमर सेल्स लीथली का मतलब है तब तक जब तक कि ये वाले जो ट्यूमर सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो रेडिएशंस। ठीक है, तो वो हो गया हमारा रेडिएशन थेरेपी। कब तक कि जब तक कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डाई ना कर जाए। ठीक है, अच्छा, फिर सेकंड आता है हमारा सर्जरी में हम सर्जिकल मेथड से ट्यूमर सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। इन केस ऑफ सर्जिकली वी कैन रिमूव द ट्यूमर सेल्स। देन थर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देते हैं या मेडिसिन की फॉर्म देते हैं जिससे कि जो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स जाग जाए, या उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए, ताकि वो कैंसर सेल्स के लिए फाइट कर सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी बेसिकली एक टर्म आप करेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे नाम है बायोलॉजिकल, यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देंगे जिससे कि वो फाइट कर सके हमारे कैंसर सेल्स के साथ। ठीक है, एंड द डिजीज कैन बी क्योर्ड। एंड इसमें हमारा स्पेशल एग्जांपल आएगा अल्फा इंटरफेरॉन्स। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा इंटरफेरॉन, तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर बायोलॉजिकली इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दैट आर गिवन टू स्पेशली द कैंसर पेशेंट्स so as to increase the immune system to fight against the disease। ठीक है बेटा, अच्छा जी, नेक्स्ट आता है आपकी एक और चीज आती है कीमोथेरेपी आपने सुना ही होगा कि जो लोग कीमोथेरेपी केमिकल्स की हेल्प से, वो कुछ थेरेपी होती है जो इसमें कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, है ना, पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूसली फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, जब तक कि ठीक ना हो जाए, करेक्ट ना हो जाए। तो जो कीमोथेरेपी होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है हमारा, पेशेंट अंडरगोज सम ड्रग्स थेरेपी, और ड्रग्स दिए जाते हैं जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। आपने सुना होगा कि कैंसर था उसको, है ना, और उसको कीमोथेरेपी ली और कीमोथेरेपी के कारण उसका हेयर लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि उसके कारण बहुत ज्यादा बाल्डनेस आ जाती है। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर बेटा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इन केस एनीथिंग इज नॉट क्लियर, we can discuss in our live classes, or you can anytime take your doubts. Thank you dear children, thank you and have a nice day.